Hello, dear kids. So, today we are going to discuss the next part of our chapter. Can matter change its state? We all know that water exists in all three states. Like water को आप liquid form में तो देखते ही हैं, and it can appear as ice in a solid state and as water vapor in gaseous state. So what happened inside a matter, exactly what happened to its particle inside a matter, so during the change of its state, that we are going to study in this part. So let's get started. So kids, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में बहुत ही क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के, लिक्विड में थोड़ा सा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और भी ज़्यादा होता है. दैट मीन्स हमें स्टेट चेंज कराने के लिए उनके पार्टिकल्स को के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस चेंज होगा तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, है ना. तो फॉर दिस दो तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज करके या तो प्रेशर चेंज करके. तो इफ वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर, what will be the effect on the state of matter, and if we are changing the pressure, what will be the effect on the state of matter, that we will study one by one. Let's take first case, temperature change. Okay, तो let's consider an example कि सपोज आपने के पास एक बीकर है, दिस इज अ बीकर. आपने इसमें कुछ आइस क्यूब्स रख लिए हैं. माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, आई एम सॉरी फॉर दिस. सो दिस इज अ बीकर एंड आपने यहाँ नीचे एक चिमनी जलाई है जिससे कि इसको हीट सप्लाई मिलेगा इस बीकर को. अब ये बीकर हवा में तो लटका नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. सो लेट्स डू इट लाइक दिस. फाइन. अब इसके अंदर का हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर चेंज को मेजर करने के लिए वी नीड इंस्ट्रूमेंट. एंड व्हाट इज दैट? यस, थर्मोमीटर. तो हम एक थर्मोमीटर लगा लेते हैं. सपोज ये थर्मोमीटर है. थर्मोमीटर को होल्ड करने के लिए हमें एक क्लैंप चाहिए होगा. लेट इट दिस. ठीक है, तो हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं आइस को. अब आइस हमारी सॉलिड स्टेट में है. दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. हमने उसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया. व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा. आइस बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा. मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और वो धीरे धीरे आइस पूरी मेल्ट होके वाटर बन जाएगी. ये तो हमें पता ही है कि आइस को हीट करना है तो मेल्ट हो ही जाना है. हीट नहीं भी करना है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखो तो भी वो मेल्ट हो जाती है. क्यों? बिकॉज क्या होता है, ये है सॉलिड. आइस क्या है? सॉलिड. सॉलिड में क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं. उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है. हमने ये पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी जिसमें पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और कोई भी चीज़ मूविंग होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ना. दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स को मूव करने के लिए उतना स्पेस नहीं है, वो बहुत उतना मूव नहीं करते, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होती है. जैसे ही उसको हीट सप्लाई मिलेगी, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमने इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं. हीट कर रहे हैं मतलब कि उसको हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं. उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो
और फास्ट मूव करने लगेगा और फास्ट वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेट करते करते दैट काइनेटिक एनर्जी विल ट्राई टू ब्रेक इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो पार्टिकल्स, वो जो अट्रैक्शन फोर्स है उस फोर्स को ओवरकम कर लेगा। जब ये एनर्जी उस एनर्जी को ओवरकम कर लेगी तो वो और फास्ट मूव करने लगेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, वो फास्ट फास्ट वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। और ये कब होगा? जब हम टेम्परेचर देते 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 उसके मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर जाएंगे। जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट रीच करने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक्चुअली इट्स अ टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। आइस का, वाटर से जो आइस बनती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड इफ वी सी इन द केल्विन 273 केल्विन, और वी कैन से if exactly 273 1.6 होता है, but in round figure we can take 273 Kelvin। तो 273 जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। यू नो दैट जब गोल्ड स्मिथ गोल्ड बनाता है, उसको मेल्ट करता है, फिर उसे शेप देता है, तो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। सो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which a solid starts melting at atmospheric pressure। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल प्रेशर है हम उसकी बात कर रहे हैं, अभी प्रेशर चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही 0 से ऊपर आएगा वो मेल्ट होने लगेगा, और रूम टेम्परेचर तो 0 से ऊपर ही होता है ना, इसीलिए आइस मेल्ट हो जाती है वहाँ पे। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मेल्टिंग इज द प्रोसेस, आपको पता है मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। और मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का एक और सिनोनिम है, एक और नाम है, उसे कहते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग एंड फ्यूजन इज द सेम थिंग, जिसमें solid, the conversion, the process of conversion of solid into liquid is called fusion or melting। Now one more concept I am going to discuss which is very important। क्या है कि हमने इसको मेल्ट होने लग गया, फाइन, 0 पे वो मेल्ट होते होते पूरा वाटर बन गया सपोज, लेकिन मेल्ट होना जब वो स्टार्ट हुआ तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब वो स्टार्ट हुआ जस्ट, और फिर वो पूरा मेल्ट हो गया। इसके बीच जो टाइम लगा पूरा मेल्ट होने तक के बीच में जो टाइम लगा, इस टाइम तक हमने कंटिन्यूअसली हीट उसको प्रोवाइड की, सप्लाई करी हीट, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, 0 डिग्री पे ही रहा, उसकी टेम्परेचर रीडिंग थर्मोमीटर पे चेंज नहीं हुई। तो वो उस टाइम तक जो हमने हीट सप्लाई करी वो हीट कहाँ गई? वेयर डज इट गोज? वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज में रीडिंग में क्यों नहीं आई? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक वर्ड सुना होगा, लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। तो वो हीट हिडन हो गई, छुप गई, कहाँ छुप गई भाई? वो हीट इनके बीच, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज हो गई। इन पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में वो हीट यूज हो गई। तो
उतने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लग गई, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, बिकॉज वो हीट शो नहीं हुई थर्मोमीटर में, हिडन हो गई वो, लेकिन वो हीट आपके एब्जॉर्ब करी मैटर ने, मैटर के पार्टिकल ने, और वो स्टेट कन्वर्शन में यूज हो गई, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? लेटेंट हीट दो तरह के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल हम फ्यूजन का प्रोसेस। सो latent heat की definition very important. Latent heat of fusion is defined as the amount of heat required to supply 1 kg of any certain solid to completely convert into liquid. Okay, तो 1 kg of ice को completely water में convert करने के लिए जितनी amount of heat देनी पड़ती है वो उस ice की latent heat होती है, बिकॉज वो हिडन हीट होती है। वो हीट मैटर एब्जॉर्ब तो करता है बट वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में आपके थर्मोमीटर में शो नहीं करता है, इसलिए उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। और अब एक बात और कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज हो गई है, अब वो लिक्विड बन चुका है, फाइन। तो अब लिक्विड बनने के बाद फिर भी हम हीट सप्लाई किए जा रहे हैं, दैट मीन्स आइस से वो वाटर बन चुका है, अब फिर भी हम उसे हीट सप्लाई किए जा रहे हैं, क्या होगा? अब वो कंप्लीटली वाटर स्टेट में है, फिर भी हम उसे हीट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वाटर धीरे धीरे हीटअप होने लगेगा और फिर वो बॉईल होने लगेगा, और बॉईल होना मतलब कि उसमें से वाटर वेपर्स, स्टीम बनने लगेगी, वाटर वेपर्स निकलने लगेंगे। अब क्या होगा? जब वो कंप्लीटली वाटर कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जब हम कंटिन्यूसली उसे हीट देते गए तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर वापस बढ़ने लग गया, लेटेंट हीट खत्म हो गई। उसके बाद जो हमने हीट दी तो फिर टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लग गया और 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टच होते ही उसके बाद वाटर स्टार्ट्स बॉईल होने लग गया और वाटर वेपर्स बनने लग गए। वाटर वेपर मीन्स स्टीम बनने लग गया, उसमें स्टीम क्या है? वाटर वेपर्स है। तो अब क्या हुआ? अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग गया। एंड अगेन सेम थिंग वी विल नोटिस कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया, हम कंटिन्यू हीट सप्लाई देते गए लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर नहीं हुआ और कंटिन्यूसली स्टीम बनते गए। अब क्या हो रहा है? अब बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। अब फ्यूजन नहीं हो रहा है। फ्यूजन क्या था? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्या हो रहा है? अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है। इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो अब वेपराइजेशन होने लग गया, दैट मीन्स लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग गई, ठीक है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग गई। इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होने का एक और मेथड हमने सुना हुआ है, दैट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन एंड वेपराइजेशन में डिफरेंस है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। दिस इज वेपराइजेशन। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रीच करते ही वाटर बॉईल होने लग गया, दैट मीन्स ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, boiling point of any liquid is that temperature at which it starts boiling. That means it starts its state conversion. It starts converting from liquid into gas. At that particular temperature हम उसे boiling point का नाम देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये boiling point रीच कर गया, उसके बाद की हीट इसमें शो नहीं हो रही है। उसके बाद की हीट अगेन कहाँ जा रही है? हिडन हो जा रही है। वो
लेटेंट हीट है। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने आपको बताया था कि लेटेंट हीट दो तरह की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है जो कि मैटर या लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है फॉर इट्स स्टेट कन्वर्शन, टू कन्वर्ट इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, बट वो टेम्परेचर आपका थर्मामीटर में शो नहीं हो रहा है, वो हीट हिडन हो जा रही है, इसीलिए उसे लेटेंट हीट बोल रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? Let's define it. Latent heat of vaporization is defined as the amount of heat required to convert 1 liter of liquid completely into gas form. Fine, that is the definition of latent heat of vaporization. अब एक बात और है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपका वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और आपके स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, बट स्टीम से आपको ज़्यादा गर्म लगता है, आपके हाथ में वो स्टीम टच होती है तो बहुत जलता है, और वो उसी डिग्री उसी सेम टेम्परेचर पे वाटर होता है तो उतना ज़्यादा नहीं जलता। क्या कारण है इसका? मैंने आपको बताया कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये वाटर है at 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये स्टीम है at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया कि ये स्टीम बना कैसे? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तभी तो वो स्टीम बना। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उसको हमने हीट सप्लाई करी, दैट मीन्स उसको एनर्जी सप्लाई करी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड फास्टर एंड इट ब्रेक्स द बॉन्ड, ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। यही हुआ, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई और वो उड़ने लग गया, एनर्जी ब्रेक करके वो वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करके जा सकता है स्टीम के पास, बट वो जो एनर्जी है, वो जो हीट है, वो शो नहीं होगा टेम्परेचर में। आपका टेम्परेचर 100 डिग्री ही बताएगा, लेकिन वाटर से ज्यादा एनर्जी स्टीम के पास है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है। लेटेंट हीट के फॉर्म में इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, इसीलिए भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम शो कर रहा है, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज इट ऑलरेडी एब्जॉर्ब दैट लेटेंट हीट। तो हाई एनर्जी होने के कारण स्टीम हाई एनर्जी से आपके स्किन को हिट करता है तो वो ज़्यादा जलता है। Fine, so that is the reason, very important reason about latent heat. So what we have seen here children, कि हम सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज़ होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आइस था, उसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट मीन्स एनर्जी, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो मोर फास्टर मूव करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है और उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसके पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। वैसे ही अगर कोई ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है और हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सेम थिंग होती है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उल्टा प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करें। टेम्परेचर रिड्यूस करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स हम उसे ठंडा कर रहे हैं, उसे कूल डाउन कर रहे हैं। तो कूल डाउन करने का मतलब क्या है? हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। उसको हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसका हीट निकाल रहे हैं। और हीट कैसे निकालते हैं? जब हम अपने आप ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट को गर्म करने के लिए हम वैसे ही जो टेम्परेचर का जो हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो कैसे होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। वैसे ही बाहर अगर ठंडक ज़्यादा है, ठंडा है, तो बॉडी में से हीट अपने आप निकलने लग जाती है। तो वैसे ही कूल डाउन करने का मतलब ये होता है कि हीट एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से हीट निकालना, उसमें से एनर्जी निकालना। एनर्जी निकालते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है, वो वीक होने लगता है, फिर वो वापस अपने घर को लौटे बुद्धू, तो उसकी हीट कम होती जा रही है, तो उसके पार्टिकल वापस पास आते जा रहे हैं, उसके एनर्जी निकलती जा रही है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, पार्टिकल
क्लोजर आने लगते हैं एक दूसरे से, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड को कूल डाउन करने से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट. So this is the interconversion of the three state of matter. मैटर के जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें इंटरकन्वर्शन कैसे होता है, उसको हीट सप्लाई देके या फिर उसके प्रेशर में चेंज करके. प्रेशर चेंज वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. सो इधर हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. मैंने आपको बताया व्हाट दैट प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. जब आइस वाटर में कन्वर्ट हुई थी या एनी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उस कन्वर्जन प्रोसेस को मेल्टिंग एंड फ्यूजन कहते हैं. एंड इसका जस्ट अपोजिट जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि वाटर की जब आप आइस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं. दैट मीन्स आप लिक्विड को सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं उसका. वैसे ही जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, जैसे कि हम वाटर को बॉयल करके वाटर वेपर्स बनाते हैं, या कोई भी लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं या फिर एवोपरेशन भी कहते हैं. एवोपरेशन इज द प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है या वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है. व्हाट विल बी द डिफरेंस दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. वैसे ही गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं. आपको पता ही है, जब वाटर उड़ के गर्म होके स्टीम बन के क्लाउड्स बनता है तो वो कंडेंसेशन होता है. जब स्टीम वापस ठंडी होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कंडेंसेशन. स्टीम जब हम, जैसे कि कोई गर्म खाना है, उसको हमने एक प्लेट से ढक देते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं स्टीम के, वो क्या है, दैट इज कंडेंसेशन. जैसे ही वो स्टीम आती है और उस प्लेट पे टच करती है, वो कूल होके वाटर वेपर, मतलब वो जो गैस है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखता है, दैट इज कंडेंसेशन. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. व्हाट आर द एग्जांपल्स? कैम्फर, जो कपूर बोलते हैं हिंदी में, जिससे पूजा वगैरह में यूज करते हैं, उसकी, या फिर नैप्थलीन बॉल्स जो कि हम अलमीरा में रखते हैं कपड़ों में, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उससे इंसेक्ट्स वगैरह दूर रहते हैं, उसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं नैप्थलीन बॉल्स. अमोनियम क्लोराइड. तो ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको आप देखेंगे, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दें नैप्थलीन बॉल को, कुछ दिनों बाद वो जो ऐसे वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है कुछ दिनों में, लेकिन उसके लिक्विड नहीं होता, वो अपने आप उड़ जाता है, गैस बन के उड़ जाता है. तो इस तरह के सब्सटेंसेस को सप्लीमेंट्री सब्सटेंसेस बोलते हैं. और इस प्रोसेस को, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसे सब्लिमेशन बोलते हैं. और जब इसका उल्टा होता है तो उसे डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन बोलते हैं. डीसब्लिमेशन एंड डिपोजिशन इज द सेम थिंग. समटाइम्स इन सम बुक्स यू विल रीड कि इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन बोला गया है, दैट इज ऑल्सो फाइन. तो इस तरह के जो सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या गैस से जो डायरेक्टली सॉलिड में बन जाते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ड्राई आइस. व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस आपने सुनी होगी, बहुत ही ठंडी होती है वो नॉर्मल वाटर आइस से ज़्यादा, क्योंकि वो होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इट्स अ गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, जो CO2. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो रूम टेम्परेचर में गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. उसमें हाई प्रेशर में एट वेरी लो टेम्परेचर उसे स्टोर किया जाता है एज अ ड्राई आइस. तो जब हम उस आइस को देखेंगे, वो उसमें से फटाफट धुआं निकलने लगता है. धुआं दैट मीन्स वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होने लगता है. तो इसीलिए उसे ड्राई आइस बोलते हैं. बिकॉज आइस जब हमारे नॉर्मल वाटर की आइस मेल्ट होती है तो वो पहले वाटर बनती है, पहले वो गीली हो जाती है, वेट हो जाती है. बट ये वेट नहीं होता, डायरेक्टली वो गैस बन जाता है, इसलिए उसे ड्राई आइस नाम दिया गया है. तो ड्राई आइस भी एक तरह का सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है. अभी मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस
0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री से जब अबव उसका टेम्परेचर जाता है इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो मैंने आपको केल्विन में भी उसकी वैल्यू बताई थी, सेंटीग्रेड या सेल्सियस एंड केल्विन, ये दोनों टेम्परेचर की 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं। टेम्परेचर के केल्विन स्केल आता है, सेल्सियस स्केल आता है। तो आप टेम्परेचर को एक और टेम्परेचर स्केल होता है दैट इज फ़ारेनहाइट, यू माइट हैव हर्ड दैट, लेकिन अभी आपके सिलेबस में बुक में सेंटीग्रेड और केल्विन है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये वैल्यू आप लर्न कर लें तो इट्स वेरी सिंपल। सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, क्या किया होगा, यहाँ क्या किया हमने 0 + 273 किया, you will get 273 Kelvin. That means जो भी वैल्यू आपको सेंटीग्रेड में दी हुई है उसमें आप 273 ऐड करेंगे, you will get value in Kelvin. So that is our formula. तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल बाई चांस आता है, सेल्सियस में वैल्यू दी है, केल्विन में कन्वर्ट करनी है, वेरी सिंपल 273 ऐड कीजिए। अगर केल्विन में वैल्यू दी है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करनी है तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, very simple. So kids, that's all for today. Thank you so much kids, bye bye.